जय हिंद। आपका स्वागत है डिफेंस डायनेमिक्स में। मैं हूं दानवीर सिंह, नई दिल्ली से। आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर और भारत की बॉम्बर कैपेबिलिटी को लेकर उठती बहस से लेकर अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण और स्ट्रेटेजिक डिफेंस में MIRV टेक्नोलॉजी की बढ़ती अहमियत तक, और तारा यानी भारत के अफोर्डेबल मास प्रिसीजन वॉरफेयर पुश से लेकर इंडो पैसिफिक में बदलते स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट तक, जहां कई देश चीन की विस्तारवादी नीतियों से निपटने के लिए पार्टनरशिप्स को और गहरा कर रही हैं। एक बड़ा स्ट्रेटेजिक पिक्चर अब उभरता दिखाई दे रहा है। मॉडर्न वॉरफेयर अब तेजी से बदल रहा है और भारत भी धीरे धीरे खुद को इस नई स्ट्रेटेजिक रियलिटी के अनुरूप ढाल रहा है। यह सब और बहुत कुछ आज के डिफेंस डायनेमिक्स में। आज की हमारी लीड स्टोरी ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद भारत की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी में तेज हुई एक अहम बहस। इस ऑपरेशन ने दिखाया कि भारत अब एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स के माध्यम से प्रिसीजन लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स को पहले से कहीं अधिक प्रभावी तरीके से अंजाम देने की क्षमता हासिल कर रहा है। लेकिन इस सफलता के साथ एक बड़ा मिलिट्री क्वेश्चन भी सामने आ रहा है। क्या भारतीय वायुसेना भविष्य के लार्ज स्केल लॉन्ग रेंज वॉरफेयर को केवल मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट्स के दम पर सस्टेन कर पाएगी, या फिर बदलते बैटलफील्ड एनवायरनमेंट में अब ऐसी कैपेबिलिटी की आवश्यकता है जो भारत के पास वास्तव में कभी नहीं रही, एक डेडिकेटेड बॉम्बर कैपेबिलिटी। ऑपरेशन सिंदूर भारत की इवॉल्विंग एयर पावर डॉक्ट्रिन में एक अहम माइलस्टोन साबित हुआ। इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय वायुसेना ने लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स का सफल उपयोग करते हुए हाई वैल्यू टारगेट्स पर प्रिसीजन स्ट्राइक्स को अंजाम दिया, जिसने डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी, ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन और टारगेटिंग एक्यूरेसी तीनों को एक साथ प्रदर्शित किया। इस मिशन ने यह भी दिखाया कि सर्विलेंस सिस्टम्स, टारगेटिंग नेटवर्क्स और एडवांस स्ट्राइक प्लेटफॉर्म्स के बीच इंटीग्रेशन अब पहले से कहीं अधिक मजबूत और मैच्योर हो चुका है। इन मिशंस के केंद्र में थे सुखोई Su-30 MKI और दसॉ रफाल, जो आज भारतीय वायुसेना की मॉडर्न कॉम्बैट फ्लीट के बैकबोन माने जाते हैं। संदेश बिल्कुल स्पष्ट था। भारत अब प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स के माध्यम से लंबी दूरी पर मौजूद क्रिटिकल टारगेट्स को एक्यूरेटली एंगेज करने की कैपेबिलिटी हासिल कर चुका है। लेकिन अक्सर बैटलफील्ड सक्सेस अपने साथ कुछ बड़े स्ट्रेटेजिक क्वेश्चंस भी लेकर आती है, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब वही सवाल फिर से चर्चा के केंद्र में है। क्या भविष्य के हाई इंटेंसिटी लॉन्ग रेंज वॉरफेयर को केवल मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट्स के सहारे सस्टेन किया जा सकता है? Su-30 MKI और रफाल आज क्षेत्र के सबसे कैपेबल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स में गिने जाते हैं, लेकिन इन प्लेटफॉर्म्स को मूल रूप से स्ट्रेटेजिक मिसाइल कैरियर्स के रूप में नहीं, बल्कि मल्टी रोल फाइटर्स के तौर पर डिजाइन किया गया था। और यही अंतर अब भविष्य के वॉरफेयर एनवायरनमेंट में तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट को एक साथ कई ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स को बैलेंस करना पड़ता है। एयर सुपीरियरिटी, सेल्फ डिफेंस, फ्यूल एंड्योरेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी और ग्राउंड अटैक मिशंस। ऐसे में जैसे ही इन एयरक्राफ्ट्स पर बहुत बड़े और भारी क्रूज मिसाइल्स इंटीग्रेट किए जाते हैं, ऑपरेशनल कॉम्प्रोमाइजेज सामने आने लगते हैं। उदाहरण के लिए ब्रह्मोस ए मिसाइल का वजन लगभग 2.5 टन है। इसे कैरी करने के लिए Su-30 MKI में बड़े भारी पैमाने पर मॉडिफिकेशंस की आवश्यकता पड़ती है, और उस पर्टिकुलर सॉर्टी के दौरान एयरक्राफ्ट लगभग एक सिंगल शॉट स्ट्राइक प्लेटफॉर्म में बदल जाता है। इसी तरह स्कैल्प क्रूज मिसाइल से लैस रफाल एयरक्राफ्ट को भी पेलोड लिमिटेशंस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट को अतिरिक्त फ्यूल टैंक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड्स और एयर टू एयर मिसाइल्स भी कैरी करने होते हैं। व्यवहारिक रूप से इसका अर्थ है लिमिटेड मिसाइल कैरेज, टारगेट्स एंगेज करने के लिए अधिक सॉर्टीज, फाइटर फ्लीट्स पर बढ़ता ऑपरेशनल स्ट्रेस और दुश्मन के एयर डिफेंसेस के सामने अधिक एक्सपोजर।
और यदि कॉन्फ्लिक्ट लंबा चलता है तो यही लिमिटेशंस धीरे धीरे बैटलफील्ड पर एक क्रिटिकल ऑपरेशनल चैलेंज में बदल सकती हैं। मॉडर्न वॉरफेयर अब तेजी से उस दिशा में बढ़ रहा है जिसे मिलिट्री प्लानर्स मास प्रिसीजन फायर कहते हैं। यानी अब लक्ष्य केवल प्रिसीजन स्ट्राइक्स तक सीमित नहीं है, बल्कि उद्देश्य है कि एक साथ बड़ी संख्या में प्रिसीजन वेपन्स लॉन्च करके दुश्मन की डिफेंस आर्किटेक्चर को ओवरवेल किया जा सके। और यहीं स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स की भूमिका निर्णायक बन जाती है। अमेरिका का B-1B लांसर एक ही सॉर्टी में बड़ी संख्या में लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स को ले जा सकता है। चीन का H-6K बॉम्बर और रूस का Tu-160 भी इसी प्रकार की भूमिका निभाते हैं। ये हवाई जहाज मुख्यतः एयरबोर्न मिसाइल आर्सेनल्स की तरह काम करते हैं, जो हेवीली डिफेंडेड एनिमी एयर स्पेस में प्रवेश किए बिना सुरक्षित स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से बड़े मिसाइल सैल्वोज लॉन्च कर सकते हैं। इनका उद्देश्य सीधा है, शेयर वॉल्यूम के माध्यम से दुश्मन की एयर डिफेंसेस को सैचुरेट करना, और भविष्य के युद्धों में यही वॉल्यूम बेहद महत्वपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि आने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स में बैटलफील्ड पर हो सकते हैं सैकड़ों डिस्पर्स टारगेट्स, लेयर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स और साइमल्टेनियस मल्टी डोमेन ऑपरेशंस तथा लगातार चलने वाले लॉन्ग रेंज स्ट्राइक साइकिल्स। ऐसे बैटलफील्ड एनवायरनमेंट में केवल कुछ मिसाइल्स पर्याप्त नहीं होंगी, बल्कि बढ़त उसी पक्ष को मिल सकती है जो सस्टेन मिसाइल सैल्वोस जनरेट करने की क्षमता रखता हो और बैटलफील्ड टेम्पो को लगातार अपने नियंत्रण में बनाए रख सके। भविष्य का बॉम्बर शायद कोल्ड वॉर एरा के एयरक्राफ्ट जैसा दिखाई ना दे। संभव है कि उसकी भूमिका ट्रेडिशनल कारपेट बॉम्बिंग मिशंस तक सीमित ना रहे, बल्कि आने वाले समय में वह एक हाई कैपेसिटी आर्सेनल एयरक्राफ्ट के रूप में विकसित हो। ऐसा फ्यूचर इंडियन बॉम्बर संभावित रूप से अधिक मात्रा में ले जाने में सक्षम होंगे ब्रह्मोस और निर्भय जैसी क्रूज मिसाइल्स, भविष्य के हाइपरसोनिक हथियार, लॉन्ग रेंज ग्लाइड मिनिशन और ड्रोन स्वॉर्म से लेकर लॉइटरिंग मिनिशंस तक। यानी मूल रूप से एक ऐसा नेटवर्क स्ट्राइक प्लेटफॉर्म जो लंबी दूरी से मैसिव वॉल्यूम्स ऑफ प्रिसीजन फायर लॉन्च करने में सक्षम हो। बीते वर्षों में इस दिशा में कई प्रपोजल्स भी सामने आए हैं। इनमें शामिल रहे हैं रशिया के लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स को लीज करने का सुझाव, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को मिसाइल कैरियर्स में कन्वर्ट करने की अवधारणा और अनमैन्ड लॉन्ग रेंज स्ट्राइक सिस्टम विकसित करने के विकल्प। लेकिन अब तक भारत की ओर से इस कैपेबिलिटी को लेकर कोई स्पष्ट डॉक्ट्रिन या लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक रोड मैप सामने नहीं आया है। आलोचकों का तर्क है कि बॉम्बर्स बेहद महंगे प्लेटफॉर्म होते हैं और मॉडर्न एयर डिफेंस एनवायरनमेंट में इनकी सर्वाइवेबिलिटी लगातार चुनौतीपूर्ण होती जा रही है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि भविष्य में ड्रोन्स और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स ही धीरे धीरे मैन्ड बॉम्बर्स की भूमिका को पूरी तरह रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने एक महत्वपूर्ण रियलिटी को फिर से सामने ला दिया है। भविष्य के युद्ध केवल प्रिसीजन स्ट्राइक्स के दम पर नहीं जीते जा सकते, क्योंकि आने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स में शायद उससे भी अधिक महत्वपूर्ण होगा सस्टेन्ड फायर पावर, कंटिन्यूअस स्ट्राइक परसिस्टेंस और लार्ज स्केल मैसिव वॉल्यूम तथा लंबी दूरी से दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को बार बार ओवरवेल्म करने की क्षमता। और यही वह स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन है जिसका उत्तर भारत को आने वाले समय में शायद देना पड़े। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि बॉम्बर्स महंगे हैं या नहीं, बल्कि असली सवाल ये है कि क्या इंडो पैसिफिक जैसी इमर्जिंग ग्रेट पावर कंपटीशन में कोई बड़ा शक्ति संपन्न देश बॉम्बर कैपेबिलिटी के बिना लंबे समय तक ऑपरेट कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की बढ़ती लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया, लेकिन इसके साथ ही इस ऑपरेशन ने मॉडर्न वॉरफेयर की बदलती डिमांड्स को भी उजागर कर दिया है, क्योंकि भविष्य के कॉन्फ्लिक्ट शायद केवल प्रिसीजन से नहीं जीते जाएंगे, वो जीते जाएंगे उस क्षमता से जो मल्टीपल थिएटर्स में लंबी अवधि तक लगातार ओवरवेलमिंग प्रिसीजन फायर सस्टेन कर सके। और यही वजह है कि भारत की बॉम्बर कैपेबिलिटी को लेकर चल रही बहस अब केवल एक थियोरेटिकल डिस्कशन नहीं रह गई है। यह अब धीरे धीरे एक गंभीर स्ट्रेटेजिक कॉन्वर्सेशन का रूप लेती जा रही है। भारत ने एक बार फिर अपनी स्ट्रेटेजिक डेटरेंस आर्किटेक्चर की क्रेडिबिलिटी को प्रदर्शित किया है। उड़ीसा तट के पास भारत ने हाल ही में अग्नि मिसाइल सीरीज का एक सफल परीक्षण किया, जिसने न केवल देश की न्यूक्लियर डेटरेंट कैपेबिलिटी को मजबूत
रूप से रीअफर्म किया, बल्कि इंडिजिनस मिसाइल टेक्नोलॉजी में बढ़ती सोफिस्टिकेशन को भी सामने रखा। लेकिन इस बार सबसे अधिक ध्यान जिस पहलू पर केंद्रित है वो है MIRV कैपेबिलिटी की ओर भारत का बढ़ता फोकस। भारत ने हाल ही में ओडिशा तट से अग्नि सीरीज बैलिस्टिक मिसाइल का एक और सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की निगरानी में संपन्न हुआ। रिपोर्ट्स के अनुसार मिसाइल ने अपने सभी प्रमुख ऑपरेशनल पैरामीटर्स को सफलतापूर्वक पूरा किया, जिसमें शामिल थे रेंज, एक्यूरेसी, गाइडेंस परफॉर्मेंस और टर्मिनल फेज कैपेबिलिटी। लेकिन इस सफल लॉन्च से भी अधिक जिस पहलू पर स्ट्रेटेजिक सर्कल्स का ध्यान केंद्रित हो रहा है वो है भारत की MIRV कैपेबिलिटी की दिशा में होती प्रगति, क्योंकि यह काबिलियत भारत की स्ट्रेटेजिक डिफेंस आर्किटेक्चर में केवल एक इंक्रीमेंटल अपग्रेड नहीं बल्कि एक मेजर टेक्नोलॉजिकल लीप मानी जा रही है। MIRV का पूरा नाम है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। सरल शब्दों में समझें तो इसका अर्थ है एक सिंगल बैलिस्टिक मिसाइल अपने साथ कई वॉरहेड कैरी कर सकती है और हर वॉरहेड अलग अलग टारगेट को इंडिपेंडेंटली स्ट्राइक करने में सक्षम होता है। यानी ट्रेडिशनल वन मिसाइल वन टारगेट कॉन्सेप्ट की जगह MIRV टेक्नोलॉजी देती है वन मिसाइल मल्टीपल वॉरहेड्स और मल्टीपल टारगेट्स एंगेज करने की काबिलियत। और यही काबिलियत स्ट्रेटेजिक इफेक्टिवनेस को कई गुना बढ़ा देती है। एक MIRV कैपेबल मिसाइल दुश्मन के मिसाइल डिफेंस को ओवरवेल्म कर सकती है, एक साथ कई स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को टारगेट कर सकती है और मिसाइल इन्वेंट्री बढ़ाए बिना डिफेंस कैपेबिलिटी को बड़े पैमाने पर बढ़ा भी सकती है। आज दुनिया की केवल कुछ मुख्य स्ट्रेटेजिक पावर्स के पास ही ऑपरेशनल MIRV काबिलियत मौजूद है और इसी वजह से इस दिशा में भारत की प्रगति को इंडिजिनस स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक बेहद महत्वपूर्ण माइलस्टोन माना जा रहा है। दुनिया भर में मॉडर्न मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स अब लगातार अधिक सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं। कई देश एडवांस रेडार नेटवर्क में, इंटरसेप्टर मिसाइल्स में और लेयर्ड एयर डिफेंस आर्किटेक्चर में भारी निवेश कर रहे हैं। ऐसे स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट में अब केवल बैलिस्टिक मिसाइल्स का होना ही क्रेडिबल डिफेंस की गारंटी नहीं माना जाता और यहीं MIRV टेक्नोलॉजी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि एक सिंगल मिसाइल से मल्टीपल वॉरहेड्स रिलीज होने की स्थिति में इंटरसेप्शन कहीं अधिक कठिन हो जाता है। संभव है कि एडवर्सरी किसी एक री एंट्री व्हीकल को इंटरसेप्ट कर ले, लेकिन बाकी वॉरहेड्स फिर भी डिफेंस लेयर्स को पेनिट्रेट कर सकते हैं। यही काबिलियत स्ट्रेटेजिस्ट की भाषा में अशोर्ड पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी कहलाती है और न्यूक्लियर डिफेंस का पूरा आधार इसी अशोर्ड पेनिट्रेशन पर टिका होता है, क्योंकि डिफेंस तभी प्रभावी माना जाता है जब रिटेलिएशन को रोका ना जा सके। MIRV टेक्नोलॉजी की स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस अब एशिया में बढ़ते बैलेंस ऑफ पावर से भी गहराई से जुड़ चुकी है। चीन पहले से ही अपने एक्सपैंडिंग न्यूक्लियर आर्सेनल के हिस्से के रूप में MIRV कैपेबल मिसाइल सिस्टम्स डिप्लॉय कर चुका है और जैसे जैसे बीजिंग अपनी लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटीज और मिसाइल डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत कर रहा है, वैसे वैसे भारत का डिफेंस पोस्चर भी लगातार इवॉल्व हो रहा है। इसी संदर्भ में MIRV इनेबल्ड अग्नि सिस्टम्स का डेवलपमेंट एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक सिग्नल माना जा रहा है। ये संदेश देता है कि भारत भविष्य के रीजनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में क्रेडिबल सेकंड स्ट्राइक काबिलियत, सर्वाइवल डिफेंस और रैपिडली चेंजिंग स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप में लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पैरिटी बनाए रखने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और यही कारण है कि इसे केवल एक कन्वेंशनल आर्म्स रेस के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि ये तेजी से बदलते रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के भीतर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी बनाए रखने की व्यापक प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है। अग्नि मिसाइल सीरीज ने पिछले कई दशकों में लगातार विकास किया है, मीडियम रेंज मिसाइल सिस्टम से लेकर आज हाईली एडवांस स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म्स तक। लेकिन अब फोकस केवल रेंज तक सीमित नहीं रह गया। आज स्ट्रेटेजिक मिसाइल डेवलपमेंट का केंद्र बन चुके हैं सर्वाइवेबिलिटी, मोबिलिटी, फास्टर लॉन्च रेडीनेस, प्रिसीजन गाइडेंस, MIRV इंटीग्रेशन और मिसाइल डिफेंस सिस्टम के खिलाफ बेहतर पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी।
कैनिस्ट्राइज्ड लॉन्च सिस्टम ने अब मिसाइल की रैपिड डिप्लॉयमेंट कैपेबिलिटी को और मजबूत किया है। साथ ही क्राइसिस सिचुएशन में उनकी सर्वाइवेबिलिटी भी सिग्निफिकेंटली बढ़ी है। वहीं भविष्य के इस प्रोग्राम के तहत एडवांस डिकॉयज, मनूवरेबल री एंट्री व्हीकल्स और हाइपरसोनिक ग्लाइड टेक्नोलॉजीज जैसी काबिलियत भी देखने को मिल सकती है। यानी कि यह स्पष्ट है कि भारत का स्ट्रेटेजिक मिसाइल प्रोग्राम अब कहीं अधिक एडवांस और सोफिस्टिकेटेड फेज में प्रवेश कर चुका है। भारत का हालिया अग्नि मिसाइल टेस्ट इस बात को रेखांकित करता है कि 21वीं सदी में स्ट्रेटेजिक डिफेंस का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। अब केवल रेंज ही पर्याप्त नहीं मानी जाती। आधुनिक डिफेंस की वास्तविक शक्ति अब सर्वाइवेबिलिटी, मिसाइल डिफेंस पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी और MIRV जैसी एडवांस टेक्नोलॉजीज पर निर्भर करती है, जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस को मूल रूप से बदलने की क्षमता रखता है। मॉडर्न वॉरफेयर अब तेजी से बदल रहा है। आज युद्ध में बढ़त केवल एक्सपेंसिव फाइटर जेट्स या हाई एंड मिसाइल से तय नहीं होती, बल्कि उससे तय होती है कि कौन सा देश बड़ी संख्या में प्रिसीजन वेपन्स को तेजी से, कम लागत में और इंडस्ट्रियल स्केल पर डिप्लॉय कर सकता है। और ठीक इसी क्षेत्र में भारत का नया तारा सिस्टम एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO द्वारा विकसित तारा, जिसका पूरा नाम टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन है, एक ऐसी ही प्रणाली है जिसे साधारण ग्रेविटी बॉम्ब्स को लॉन्ग रेंज प्रिसीजन गाइडेड ग्लाइड वेपन्स में बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। पहली नजर में तारा शायद केवल एक और बॉम्ब अपग्रेड किट जैसा दिखाई दे, लेकिन स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से देखें तो ये उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। तारा यानी टेक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन दरअसल एक मॉड्यूलर गाइडेंस और ग्लाइड किट है, जिसे डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने विकसित किया है। इसका उद्देश्य बेहद स्पष्ट है, कन्वेंशनल अनगाइडेड ग्रेविटी बॉम्ब्स या डम बॉम्ब्स को प्रिसीजन गाइडेड स्टैंड ऑफ वेपन्स में बदलना। भारत के पास पहले से ही बड़ी संख्या में कन्वेंशनल बॉम्ब्स का एक भारी स्टॉकपाइल यानी जखीरा मौजूद है। ऐसे में महंगे इंपोर्टेड मिसाइल्स पर पूरी तरह निर्भर होने की बजाय तारा भारतीय वायुसेना के यही मौजूदा बॉम्ब्स बेहद कम लागत में स्मार्ट प्रिसीजन स्ट्राइक सिस्टम्स में बदले जा सकते हैं और आधुनिक युद्ध में यही काबिलियत एयर पावर की पूरी इकोनॉमिक्स को बदल सकती है। हाल के वर्षों में दुनिया के कई कॉन्फ्लिक्ट्स ने बेहद महत्वपूर्ण रियलिटी को सामने रखा है। युद्ध के दौरान प्रिसीजन वेपन्स बहुत तेजी से कंज्यूम होते हैं, चाहे यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो, मिडिल ईस्ट की लड़ाइयां हो या फिर नेटो की लार्ज स्केल वॉर प्लानिंग। दुनिया की सेनाएं अब ये समझ रही हैं कि एक्सपेंसिव प्रिसीजन मिसाइल्स के स्टॉक पाइल्स युद्ध के दौरान उम्मीद से कहीं अधिक तेजी से खत्म हो सकते हैं। और ठीक यही तारा जैसे सिस्टम्स की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस सामने आती है, क्योंकि भविष्य के युद्धों में शायद केवल सैकड़ों प्रिसीजन वेपन्स पर्याप्त नहीं होंगे। संभव है कि आवश्यकता हजारों प्रिसीजन स्ट्राइक मिनिशंस की हो। तारा भारत को यह क्षमता देता है कि वह कॉस्टली स्टैंड ऑफ मिसाइल्स पर पूरी तरह निर्भर हुए बिना लार्ज वॉल्यूम्स में प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी जनरेट कर सके। यानी हर मिशन के लिए स्कैल्प, ब्रह्मोस या इंपोर्टेड ग्लाइड बॉम्ब सिस्टम जैसे एक्सपेंसिव वेपन्स की आवश्यकता नहीं होगी। कई मायनों में तारा भविष्य में भारतीय वायुसेना का वर्क हॉर्स प्रिसीजन वेपन बन सकता है। इतना सस्ता कि लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट संभव हो सके और इतना एक्यूरेट कि मॉडर्न वॉरफेयर की डिमांड्स को पूरा कर सके। तारा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ में से एक इसकी स्टैंड ऑफ अटैक कैपेबिलिटी है। आज आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम पहले से कहीं अधिक घातक और लेयर्ड हो चुके हैं। ऐसे बैटलफील्ड एनवायरनमेंट में कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स के लिए हेवीली डिफेंडेड टारगेट्स के ऊपर सीधा उड़ान भरना लगातार अधिक जोखिमपूर्ण होता जा रहा है और यही तारा इस पूरे इक्वेशन को बदल देता है। रिलीज होने के बाद यह सिस्टम अपने विंग्स और टेल यूनिट डिप्लॉय करता है, जिससे बॉम्ब्स लंबी दूरी तक ग्लाइड कर सकते हैं और टारगेट्स की ओर बढ़ सकते हैं। इनर्शियल नेविगेशन, GPS असिस्टेड गाइडेंस और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर जैसी टेक्नोलॉजीज की मदद से तारा 5 मीटर से भी कम एक्यूरेसी हासिल करने में सक्षम है। इसका अर्थ है कि स्पीकैट, जैगुआर और सुखोई Su-30 MKI जैसे एयरक्राफ्ट अब हॉस्टाइल एयर डिफेंस जोन से अधिक सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए टारगेट्स को एंगेज कर सकते हैं।
भविष्य में इस सिस्टम को HAL तेजस और दसौर रफाल प्लेटफॉर्म्स के साथ भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। सरल शब्दों में कहें तो पायलट्स के लिए ग्रेटर सर्वाइवेबिलिटी और भारतीय वायुसेना के लिए कहीं अधिक ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। दुनिया भर में अफोर्डेबल प्रिसीजन ग्लाइड बॉम्ब्स अब मॉडर्न एयर वॉरफेयर का एक केंद्रीय हिस्सा बनते जा रहे हैं। अमेरिका JDAM-ER किट्स का उपयोग करता है, इजराइल के पास स्पाइस ग्लाइड बॉम्ब्स हैं, रूस ने UMPK ग्लाइड किट्स विकसित किए हैं, जबकि चीन LS-6 फैमिली डिप्लॉय करता है और तारा इसी कैटेगरी में भारत की एंट्री का प्रतिनिधित्व करता है। स्ट्रेटेजिकली ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत लंबे समय तक स्पाइस 2000 और हैमर जैसे इंपोर्टेड प्रिसीजन किट्स पर निर्भर रहा है, लेकिन तारा भारत को एक इंडिजिनस ऑल्टरनेटिव प्रदान करता है जो विशेष रूप से भारतीय ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। और कैपेबिलिटी के अलावा इसका एक और बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है, यानी सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, क्योंकि युद्ध के दौरान हर इंडिजिनस प्रिसीजन वेपन भारत की फॉरेन सप्लायर्स पर निर्भरता का काम करता है। तारा की स्ट्रेटेजिक यूटिलिटी तब और स्पष्ट हो जाती है जब इसे पाकिस्तान और चीन से जुड़े संभावित कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो के संदर्भ में देखा जाए। दोनों थिएटर्स में इंडियन एयरफोर्स को आवश्यकता पड़ सकती है हाई वॉल्यूम रनवे स्ट्राइक्स की, एनिमी एयर डिफेंसेस को सरपास करने की, बंकर अटैक मिशंस की और डीप प्रिसीजन स्ट्राइक ऑपरेशंस की। ऐसे एनवायरनमेंट में हर टारगेट के लिए एक्सपेंसिव स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स का उपयोग करना ना तो प्रैक्टिकल है और ना ही लंबे समय तक सस्टेनेबल। और ठीक यहीं तारा एक महत्वपूर्ण ऑपरेशनल गैप को फिल करता है। ब्रह्मोस या स्कैल्प जैसे प्रीमियम वेपन्स को हेवीली डिफेंडेड और हाई वैल्यू टारगेट्स के लिए रिजर्व रखा जा सकता है, जबकि तारा टैक्टिकल और ऑपरेशनल टारगेट्स के खिलाफ लार्ज स्केल प्रिसीजन फायर पावर डिलीवर करने की क्षमता प्रदान करता है। और लंबे समय तक चलने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स में यही बैलेंस बेहद क्रिटिकल साबित हो सकता है। शायद तारा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू केवल इसकी टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि वह लार्जर शिफ्ट है जिसका ये प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर अब तेजी से आगे बढ़ रहा है, अफोर्डेबल प्रिसीजन स्ट्राइक्स की ओर, मास प्रोडक्शन की ओर, इंडस्ट्रियल स्केलेबिलिटी की ओर और सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म कॉम्बैट कैपेबिलिटी की दिशा में। आज युद्ध केवल कुछ एलीट सिस्टम्स के मालिक होने से नहीं जीते जाते, वे जीते जाते हैं उस क्षमता से जो लंबे समय तक कॉम्बैट इंटेंसिटी को सस्टेन कर सके। और तारा सीधे इसी रिक्वायरमेंट को सपोर्ट करता है। डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर मॉडल के तहत इसकी प्रोडक्शन एक्टिविटीज भी शुरू हो चुकी हैं, जो ये संकेत देती हैं कि आवश्यकता पड़ने पर भारत इस सिस्टम की मैन्युफैक्चरिंग को तेजी से स्केल अप करना चाहता है। और यही दृष्टिकोण डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर भारत के व्यापक विजन के साथ भी सीधा जुड़ता है। तारा शायद हाइपरसोनिक मिसाइल या 5th जनरेशन फाइटर की तरह बड़ी हेडलाइंस ना बनाए, लेकिन स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से देखें तो भविष्य में ये इंडियन एयरफोर्स के सबसे महत्वपूर्ण फोर्स मल्टीप्लायर्स में से एक बन सकता है, क्योंकि मॉडर्न वॉर्स अब केवल प्रिसीजन की मांग नहीं करती, वे मांग करती हैं अफोर्डेबल प्रिसीजन एट स्केल की। और तारा के माध्यम से भारत ठीक उसी कैपेबिलिटी की दिशा में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लाम की भारत यात्रा केवल सेरेमोनियल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट भर नहीं थी, ये इंडो पैसिफिक में उभर रहे एक बड़े स्ट्रेटेजिक शिफ्ट का संकेत भी थी। जैसे जैसे चीन एशिया में अपनी मिलिट्री और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को लगातार विस्तार दे रहा है, वैसे वैसे क्षेत्र के देश स्ट्रेटेजिक बैलेंस और डाइवर्सिफिकेशन की दिशा में नए विकल्प तलाश भी कर रहे हैं। और इसी बदलते जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट में इंडिया वियतनाम पार्टनरशिप अब एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक इक्वेशन के रूप में उभरती दिखाई दे रही है। वियतनाम साउथ ईस्ट एशिया में बेहद सेंसिटिव जियोपॉलिटिकल पोजीशन रखता है, खास तौर पर साउथ चाइना सी में, जहां चीन के साथ टेंशंस लगातार बने हुए हैं। वहीं दूसरी ओर भारत भी धीरे धीरे इंडो पैसिफिक में एक प्रमुख रीजनल स्ट्रेटेजिक पावर के रूप में अपनी भूमिका का विस्तार कर रहा है। और यही कारण है कि नई दिल्ली और हैनोई के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट अब लगातार कन्वर्ज करते दिखाई दे रहे हैं। इस पार्टनरशिप की अहमियत मुख्य रूप से दो बड़े क्षेत्रों में दिखाई देती है। पहला सिक्योरिटी कोऑपरेशन,
भारत और वियतनाम लगातार अपनी मैरीटाइम कोऑर्डिनेशन, नेवल एंगेजमेंट, डिफेंस ट्रेनिंग और बड़े स्तर पर इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन पर गौर कर रहे हैं। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भविष्य की स्ट्रेटेजिक कंपटीशन अब तेजी से मैरीटाइम डोमेन की ओर शिफ्ट हो रही है। ऐसे में इंडो पैसिफिक के कई देश स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए मजबूत रीजनल पार्टनरशिप की तलाश में है। दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है सप्लाई चेन रेजिलियंस। पैंडेमिक, जियोपॉलिटिकल टेंशंस और चीन पर आधारित निर्भरता को लेकर बढ़ती चिंताओं ने दुनिया के कई देशों को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क्स पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। आज देश डाइवर्सिफाइड और ट्रस्टेड सप्लाई चेन्स चाहते हैं और भारत तथा वियतनाम खुद को इसी इवॉल्विंग फ्रेमवर्क में ऑल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी हब के रूप में पोजीशन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये केवल इकोनॉमिक्स नहीं है, ये जियो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक्स है। तो लाम की इस यात्रा को महत्वपूर्ण बनाने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि यह पूरे एशिया में उभर रहे एक व्यापक रीजनल ट्रेंड को दर्शाती है। एशिया अब रिजिड कोल्ड वॉर स्टाइल अलायंसेस की बजाय फ्लेक्सिबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स की दिशा में आगे बढ़ रहा है और देश चाहते हैं कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इकोनॉमिक रेजिलियंस और ऐसी सिक्योरिटी कॉपरेशन जो डिपेंडेंस में ना बदले। और इसी बदलते स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट में भारत को निरंतर इंडो पैसिफिक में एक बैलेंसिंग फोर्स के रूप में देखा जा रहा है। तो संदेश अब काफी स्पष्ट होता जा रहा है। एशिया के अधिकांश देश चीन के साथ सीधा कॉन्फ्रंटेशन नहीं चाहते, लेकिन वो ऐसा भविष्य की ओर तैयारी जरूर कर रहे हैं जहां रेजिलियंस, डाइवर्सिफिकेशन और ट्रस्टेड पार्टनरशिप्स पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और भारत धीरे धीरे उसी नई स्ट्रेटेजिक आर्किटेक्चर के केंद्र में अपनी जगह बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। आज की हमारी सभी स्टोरीज एक बेहद स्पष्ट रियलिटी को सामने रखती हैं। मॉडर्न वॉरफेयर अब केवल प्लेटफॉर्म्स की लड़ाई नहीं रह गया, अब यह प्रिसीजन, डेटरेंस, स्केलेबिलिटी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की क्षमता पर आधारित होता जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अग्नि मिसाइल की उभरती कैपेबिलिटीज तक और तारा की मास प्रिसीजन फायर पावर तक, भारत धीरे धीरे बदलते स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप के अनुसार खुद को लगातार अडेप्ट कर रहा है। इसी के साथ आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी नई डिफेंस स्टोरीज और उनके एनालिसिस के साथ। तब तक आप दीजिए मुझको इजाजत। जय हिंद।